आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन एज ए पॉलिसी वर्ल्ड वाइड became enforced in decade of 1990. लेकिन इसकी आधारशिला 1980 के दशक के उत्तरार्ध में रखी जाने लगी थी। गेट की 8वें राउंड की जो उरुग्वे की वार्ता थी, वहीं से विश्व व्यापार में कुछ नए विषय शामिल करने की कवायद शुरू हुई। यह वार्ता लंबी चली। 1986, 87, 88 के दौरान विश्व व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि, निवेश जैसे सेवाओं जैसे मामलों को शामिल करने के प्रयत्न शुरू हुए, खास करके अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा। विकासशील देश और विकसित देश, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एवं कृषि के मामले में दो खेमों में बटे नजर आए। विकासशील देशों की कुछ आपत्तियां निवेश और सेवाओं के मामले में भी थी, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार और कृषि के मामले में विशेष करके थे। विकासशील देशों को भय था कि इससे उनका शोषण होगा और उनकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगेगी। जो प्रस्ताव आ रहा था पश्चिमी देशों के प्रयत्न से, उसमें था बौद्धिक संपदा अधिकार में कि प्रोडक्ट को ही पेटेंट करने के कानून बनाए जाएं सभी देशों को। विकासशील देश कहते थे नहीं, हम प्रक्रिया को तो पेटेंट करने का कानून हमारे पास है ऑलरेडी, प्रोडक्ट को पेटेंट करने का कानून नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार से कृषि में बीज, फर्टिलाइजर इत्यादि को लेकर व्यापक मतभेद था। अल्टीमेटली गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव बनाया। इस प्रस्ताव में दोनों ही पक्षों की बातों को समाहित किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कृषि, निवेश और सेवाओं को विश्व व्यापार में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। विकासशील देशों को की जो आपत्तियां थी, उनके मद्देनज़र पेटेंट कानून बनाने में कुछ समय की सीमा, निवेश में कुछ समय की सीमा अर्थात प्राइवेटाइजेशन अलग सेक्टर्स को करने की कुछ सीमा और कृषि में कुछ सीमा दी गई। अब बात आती है कि अलग अलग देश इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें। जिस समय यह प्रस्ताव आया उस समय तक भारत में नरसिम्हा राव जी की सरकार आ चुकी थी। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश की वित्तीय स्थिति खराब थी, देश तमाम सैंक्शन से जूझ रहा था। इन स्थितियों में आर्थिक उदारीकरण की नीति को भारत ने स्वीकार किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पर देश आगे बढ़ा।
जब अधिकांश देशों की सहमति मिल गई तो इसको संस्थागत रूप मिला विश्व व्यापार को, और WTO की स्थापना हो गई 1994 और 1995 में ये अस्तित्व में आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टू रेगुलेट दी वर्ल्ड ट्रेड। भारत में की जो आपत्ति थी कृषि के संदर्भ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में, निवेश के संदर्भ में, उनके उत्तर के रूप में पेटेंट कानून के संबंध में जो समय मिला, तो हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म 3 स्टेजेज में करने थे, हमको क्या पूरे वर्ल्ड को। और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के मद्देनज़र हमारे लिए आवश्यक नहीं रहा कि हम तुरंत पेटेंट कानून बनावें या तुरंत सभी क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के निवेश के लिए खोल दें। शुरुआती दौर में नरसिम्हा मनमोहन सिंह ने इस मॉडल को अपनाया, आर्थिक उदारीकरण की नीति को, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट आकर्षित किए जाने लगे और देश की अर्थव्यवस्था को जो एक भय था संभावित खतरे का, उस खतरे से हम उबर गए और हमें लगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत और चीन जैसे देशों के लिए पक्ष में है, न कि विपक्ष में। दोनों देश जिनकी ज़्यादा आपत्तियां थी, दोनों ही देश तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने लगे। हम विश्व व्यापार संगठन और डंकेल प्रस्ताव में जो सहमति बनी थी, उसके मद्देनज़र चरण वाइज अपनी टैरिफ को, कस्टम ड्यूटीज को घटाते गए, विभिन्न क्षेत्रों के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलते गए और पेटेंट कानून बनाते गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो निवेश का एक विभाग ही खोल दिया गया, एक मंत्रालय ही खोल दिया गया। यद्यपि निवेश उस सीमा तक हम आकर्षित नहीं कर सके। नरसिम्हा की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार और फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी रहा और आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार उसी रूप में जारी है। इसको लागू हुए और इसको भारत द्वारा अपनाए हुए 3 दशक लगभग बीत चुके हैं। इन स्थितियों में समीक्षा अपेक्षित है। एज फार एज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज कंसर्न, उस पॉलिसी के कारण देश की क्षति नहीं हुई, यह बात सही है। लेकिन इस पॉलिसी के तहत हम अलग अलग समयों में भिन्न गति से आगे बढ़े, यह समीक्षा का प्रश्न है। और इस पॉलिसी को अपनाने के बाद आर्थिक प्रगति में जो हमारी क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अब सरकार को दूर करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पीछे हटने का समय नहीं है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम पीछे तब हटते जब इसमें शुरुआती दौर में ही हमको धक्का लगता। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम पूरी तरह से कदम मिला के आगे बढ़े और बढ़ते ही जा रहे हैं। 4-5 साल पहले तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम विश्व में चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। फिर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म इज कंटिन्यू, शुड बी कंटिन्यू, लेकिन गुड गवर्नेंस द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का लाभ जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए। गुड गवर्नेंस द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना होगा।
बेरोजगारी दूर करनी होगी इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म से, जीडीपी बढ़ानी होगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना होगा। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, न कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में लटके रहने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म भारतीय परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जो 2-3-4 साल में एक स्टैग्नेशन आना शुरू हुआ है हमारे आर्थिक विकास में, उसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी नहीं रही, बल्कि हमारी आंतरिक पॉलिसी रही, जैसे डिमोनेटाइजेशन।